Uh, Hello student, today I am going to discuss about conductor, insulators and dielectric substance. And first of all I am taking conductor part. तो व्हाट इज़ द कंडक्टर? आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कंडक्टर के बारे में. कंडक्टर आर दोज इन विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ईजिली या हीट फ्लो ईजिली, ऐसे डिफिनीशन आप पहले से देते आ रहे हैं. बट यहाँ पर जो भी हम डिफिनीशन दे रहे हैं थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी के बेस के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि कंडक्टर क्या है. तो कंडक्टर एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करने के बाद, अगर इस मटेरियल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करने के बाद उनके अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, अगर वो इलेक्ट्रिक चार्ज अपने प्लेस से मूव करते हैं तो ऐसे मटेरियल को हम कंडक्टर कहेंगे. आया समझ में? तो हम क्या कहेंगे एक बार और समझें कि जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास पॉजिटिव और ये हमारे पास निगेटिव प्लेट हो गया, और ये हमारे पास सब्सटेंस है, और इस सब्सटेंस में मान लीजिए हमें पॉजिटिव और निगेटिव जो भी अवेलेबल है. तो अगर जब हम इसको प्लेस करते हैं तो अगर ये जो चार्ज हैं ये जब चलना स्टार्ट कर देंगे, इसके अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसे सब्सटेंस को जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करते हैं, कब? जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं. इसी चीज़ को हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि दीज आर द सब्सटेंस विच अलाउ फिजिकल मोमेंट व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड. जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो इनके अंदर क्या आ जाता है? इनके इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर क्या आ जाता है? फिजिकल मोमेंट आ जाता है. तो अगर फिजिकल मोमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर अगर फिजिकल मोमेंट आता है कब? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं. कंडक्टर के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आपके सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ग्रेफाइट है, ह्यूमन बॉडी हो गई, एसिड हो गया, एल्कलाई, ये सब आपके कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं. बट कंडक्टर को और हम समझें, अगर जैसे मेटेलिक कंडक्टर की बात करें, हम मेटल की बात करें खास करके, तो मेटल में क्या होता है? मेटल में जो थोड़ी सी हम इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये न्यूक्लियस होता है, ओके, ये ऑर्बिटल होते हैं, ओके, न्यूक्लियस के चारों कोर ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते रहते हैं. ये पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है. इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है. किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है. तो जब हम इसको कंडक्टर की केस लेते हैं और वो भी मेटल कंडक्टर की केस जब लेते हैं हम, तो इसमें क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होता है. कैसे बाउंड होता है? लूजली बाउंड होता है. किसके केस में? कंडक्टर के केस में. तो कंडक्टर के केस में द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन is loosely bound from the nucleus by which force? electrostatic force of attraction. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होता है, ओके. और जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को हल्की सी एनर्जी प्रोवाइड होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी के फॉर्म में एक्सटर्नल, जब भी इसको एनर्जी प्रोवाइड होती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये अपने पेरेंट्स एटम से टूट करके यहाँ से अलग हो जाता है, यहाँ से लूज हो जाता है. जैसे लूज हो जाता है तो ये आपका एटम आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है इसके ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन जो इससे अलग होता है, इस इलेक्ट्रॉन का नाम हम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन. क्या नाम देते हैं इसको हम? फ्री इलेक्ट्रॉन. तो कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे जनरेट होते हैं इसके बारे में अभी आप जानें कि कोई हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर है,
कोई मेटल है, मेटल के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट या किसी के फॉर्म में इसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने पेरेंट्स एटम के न्यूक्लियस से ये टूट करके क्या होता है, इस एटम से अलग हो जाता है। और ये एटम आपका कैसा चार्ज हो जाता है, अब ये पॉजिटिव, चूंकि इस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई तो यह एटम आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकल गया है और इस इलेक्ट्रॉन का एक नया नाम देंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट, तो डेट मीन्स इसी बात को मैंने यहाँ मेंशन किया है कि क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। अच्छा, इसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन किसे हम कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये तो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है, ये एटम से टूट करके अलग हो जा रहा है, एटम आपका पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। डेट मीन्स इसके इनर जो सेल हैं, आखिर इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन तो इसके न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होंगे। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को हम बाउंड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, क्योंकि ये अभी अपने एटम से टूट करके अलग नहीं हुए हैं। अलग कौन हुआ है, ये जो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग हुआ है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन का नाम होगा आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, जबकि इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या होगा, बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो इसी बात को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है अपनी लैंग्वेज में, जरा इसको आप समझें। इन देखें, इन मेटेलिक कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर सेल ऑफ एटम आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, दे गेट डिटैच्ड from the atom and move almost freely inside the metal, and these electrons are called what, free electron. Thus in case of metallic conductor the number of free electron are very large या very high. In an external electric field these free electron drift in the opposite direction of external electric field. The electron of inner cell remains held in their fixed position by force of attraction by the nucleus, and these electron are called what, bound electron or charge. ये चीज़ मैंने आपको समझा चुका कि कैसे हम इसको फ्री इलेक्ट्रॉन जो एटम से टूट करके अलग होते हैं उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो इसमें बाउंडेड हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण उसको हम बाउंड इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। ओके, और जब ये फ्री हो जाते हैं तो फ्री क्रिस्टल के अंदर ही ये इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जिग जैग ऐसे ब्राउनिंग मोशन की तरह जो है ये मूव करते रहते हैं, और इनके मोशन को हम लोग थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। ये वेलोसिटी बड़ी अधिक होती है, नियर अबाउट 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है, ये हाई वेलोसिटी होती है जिसको हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर को पा करके रूम टेम्परेचर पर मेटल से टूट करके अलग हो जाते हैं। ओके, तो ये हम बेसिकली जो भी हमने प्रॉपर्टी बताया, ये मेटल कंडक्टर के बारे में मैंने बताया कि मेटल कंडक्टर में कैसे क्या होता है, कैसे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन कैसे कहेंगे, और ये एटम हमारा कैसे पॉजिटिव आयंस कैसे बनते हैं। तो डेट मीन्स कोई भी अगर मेटल का क्रिस्टल हो गया, जैसे सच एज हमारे पास एक कापर का एक पीस है, ये कापर का पीस है, तो कापर के पीस के अंदर जानते हैं ये आपके पास पॉजिटिव आयन होंगे। अगर ये पॉजिटिव आयन है तो कहीं ना कहीं इस आयन से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा, ये भी मान लीजिए पॉजिटिव आयंस है तो इससे भी इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा, ये भी पॉजिटिव आयंस है तो इस आयन से भी इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा। आया समझ में? तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। ओके, टोटल चार्ज अगर हम पूछें आप द एनी कंडक्टर सपोज दैट मैंने कहा कि ये कापर है, तो ये कापर का अगर ये केस है तो कापर के केस में क्या, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इजेक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों का जो नंबर है वो सेम है, इसलिए अगर हम इसे कहें तो ये इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होगा। ये जो सब्सटेंस है आपका वो न्यूट्रल सब्सटेंस होगा। वैसे तो चार्ज है इसके अंदर, बट जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज है, इसलिए टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर इज हाउ मच, 0। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो इसके इंटीरियर पार्ट में
इंटीरियर पार्ट में टोटल चार्ज जीरो होगा, इंटीरियर पार्ट में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, E इक्वल टू जीरो होगी। टोटल चार्ज इसका कितना होगा, Q इक्वल टू जीरो होगा, इसके इंटीरियर पार्ट में टोटल चार्ज Q इक्वल टू जीरो होगा। और ये आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, वो जीरो होगी। यह भी इसके कैरेक्टरिस्टिक में हम मेंशन कर देंगे। तो डैट मीन्स आपको पता चला कि जो हमारे पास मेटल कंडक्टर होते हैं, मेटल कंडक्टर के अंदर जितने ही पॉजिटिव आयंस होते हैं उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। ठीक है, हाउ फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेट सम एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, देन दीज इलेक्ट्रॉन लूज फ्रॉम द पेरेंट्स एटम एंड गेट फ्री from the parents atom and these electron is known as what, free electron। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं और जिस एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस एटम को हम लोग का क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयंस कहते हैं। ओके, अब जैसे ही हम इसको इस पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रैंडम चल सकते हैं। मैंने अभी बताया कि इसकी जो वेलोसिटी होती है बहुत हाई होती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है, जिसको हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। तो जैसे ही हम इसको फ्लो करते हैं तो सपोज दैट यहाँ पर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया, इधर हम निगेटिव पोटेंशियल हमने लगाया, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में हम ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ओके, अब बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड के अंदर इनकी बिहेवियर कैसे होती है, ठीक है। तो व्हेन प्लेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंडक्टर शो फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जो कंडक्टर्स होते हैं वो फॉलोइंग प्रॉपर्टी को शो करते हैं। कब, जब इनको हम कंडक्टर को हम जो खास करके मेटेलिक की बात कर रहे हैं हम, तो मेटेलिक कंडक्टर को जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड के अंदर जब हम इसको प्लेस करते हैं तो ये फॉलोइंग प्रॉपर्टी को शो करते हैं। नंबर 1, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ कंडक्टर। तो मैंने कहा कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड जीरो, अभी मैंने बताया कि E इक्वल टू जीरो होता है। इसके अंदर जब हम बात करते हैं, इसको हम एक्सटर्नल फील्ड के अंदर जब पुट करेंगे तो E इक्वल टू जीरो, अभी हमने बताया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। सेकेंड आपका मैंने क्या कहा, जस्ट आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। जब हम इनको चार्ज करते हैं किसी सब्सटेंस, सपोज दैट वो कंडक्टर है, कंडक्टर को जब चार्ज करते हैं, चार्ज करने का तरीका क्या है, यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते जाते हैं, जैसे सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर एक प्लस आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो फिर ये दूसरा प्लस यहाँ दिखेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तीसरा प्लस दिखेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चौथा प्लस दिखेगा। तो डैट मीन्स ये अगर ये कंडक्टर है तो इसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते जाएंगे। ओके, तो जब ये चार्ज हो जाएगा, चार्ज करने का अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज कैसे हुआ होगा कि जब इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा, और या इलेक्ट्रॉन इसमें से हम किसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव जब करेंगे, हम निकालेंगे, तो ये जो सब्सटेंस होगा, ये जो कंडक्टर होगा वो चार्ज होता जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये चार्ज हो जाते हैं। ठीक, जैसे ये चार्ज होगा तो अब ये चार्ज के चारों तरफ फील्ड बनती है, तो यहाँ से फील्ड निकलेगी। तो फील्ड जब निकलेगी तो जो फील्ड यहाँ निकलेगी वो इस सरफेस से नॉर्मली निकलेगी। ऐसे यहाँ पर बात करेंगे तो सरफेस से नॉर्मली निकलेगी। सरफेस के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, नॉर्मल होगा। तो वही यहाँ पर मेंशन किया गया है सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक में, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, नॉर्मल होता है सरफेस के। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी, द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। कहा गया है कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के इंटीरियर पार्ट में, जब ये चार्ज कंडक्टर अगर हम लेते हैं, ये चार्ज कंडक्टर हो गया, तो यहाँ पर कोई ऐसा चार्ज नहीं होगा जो कि इन द फॉर्म ऑफ स्टेशनरी हो, रुका हुआ हो,
ठीक। डैट मीन्स इंटीरियर पार्ट में कोई भी ऐसा चार्ज नहीं होता है कि जो कि स्टेशनरी फॉर्म में होता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विदिन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो किसी चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर या सरफेस पर। पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं इजी वे में। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट की डिफिनीशन होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट की माइनस dV/dr होता है, ये चीज़ आपके पास होता है। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन भी होता है। तो यहाँ चूंकि आप जान रहे हैं कि इंटीरियर पार्ट में E की वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 हम कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -dV/dr की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो गई। तो डैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से dV = हम 0 कर सकते हैं। देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 में तो ये 0 हो जाएगा। और जब किसी चीज़ का डेरिवेटिव पार्ट अगर वो 0 हो रहा है तो इसका मतलब वो वैल्यू हमारी क्या है, वो कांस्टेंट है। ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। कब, चूंकि इसका जो डिफरेंशियल पार्ट है वो 0 है, तो इसलिए वो जो वैल्यू होगी हमारे पास वो कांस्टेंट होता है। ये हमारे पास हल्का सा कैलकुलेशन, ये कैलकुलस से आप समझ सकते हैं। ये इसका जो डिफरेंशियल पार्ट है वो 0 है, तो डैट मीन्स ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। तो वही चीज़ हमने कहा कि चूंकि E की वैल्यू 0 हो रही है इसलिए V कांस्टेंट होगा। तो इसके इंटीरियर पार्ट पर और सरफेस पर V की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ओके स्टूडेंट, अगला कह रहा है, लास्ट पॉइंट है कि कोई भी अगर चार्ज कंडक्टर है, अगर ये हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है, तो इससे आउट साइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो ये आएगी E=σ/ε0, या हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और सिग्मा को क्या कहते हैं हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी के। ओके, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। और कहा क्या गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of a charge conductor is proportional to the surface charge density. That means वही चीज़ मैंने कहा कि E is directly proportional to sigma. ओके, अब प्रूफ कैसे करेंगे, हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है, इस चार्ज कंडक्टर में मैंने एक छोटा सा एरिया लिया, ये छोटा सा एरिया लिया, ये चार्ज एरिया है, और मैंने एक सिलेंड्रिकल, एक शार्ट सिलेंड्रिकल सरफेस बनाया। शार्ट सिलेंड्रिकल सरफेस को हम पिन बॉक्स कहते हैं। तो हमने एक छोटा सा पिन बॉक्स बनाया, ये पिन बॉक्स हमने बनाया। अब ये पिन बॉक्स जब आपने बना लिया तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉर्मल निकलेगी। अभी आपका प्रॉपर्टी में आपने कहा कि चार्ज कंडक्टर से हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस के नॉर्मल होती है, तो सरफेस के नॉर्मल निकला। और यहाँ से चूंकि ये छोटा सा, जब हम यहाँ पर एरिया वेक्टर लेंगे तो ये ds होगा, इतना छोटा होगा कि हम ds वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो 0 होगा, तो हमने यहाँ पर 0 कर दिया। अब बाकी इसके सरफेस से होकर के निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो पिन बॉक्स यानी शार्ट सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, तो फाई E = होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। E ds का 0, चूंकि इसके बीच का एंगल 0 होता है, तो यहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया, तो E ΔS आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो जैसे ही ये हमारे पास फाइंड आउट होता है बाई गॉस थ्योरम हम लगा देंगे, फाई = Q/ε0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E ΔS = Q/ε0 हो जाएगा। ओके, तो डेट मीन्स E 1/ε0 यहाँ से है ही, और डेल्टा S को हम ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ, तो Q/ΔS हो जाएगा। और Q/ΔS को सरफेस चार्ज डेंसिटी की डिफिनीशन से अगर हम कहें Q/ΔS को हम सिग्मा कर सकते हैं, तो इसकी जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ से सिग्मा/ε0 हो जाएगा। E = σ/ε0 हो जाएगा, या यहाँ से ये तो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, तो डेट मीन्स E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा।
ओके स्टूडेंट, इसके बाद इसका नेक्स्ट है इंसुलेटर का पार्ट। तो जैसे ही आप कंडक्टर को पढ़े हैं उसी का जस्ट अपोजिट आपका इंसुलेटर होगा, यानी ये ऐसा सब्सटेंस होगा जिसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने के बाद इसके अंदर जो चार्ज होते हैं, चार्ज में अगर कोई मोमेंट नहीं हो रहा है तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। जो इंसुलेटर होगा हमारा वो जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से वहां पर तो कंडक्टर के केस में लूजली बाउंड होता है, बट इंसुलेटर के केस में क्या हो जाएगा, टाइटली बाउंड हो जाएगा। यानी वहां पर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर के केस में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट इंसुलेटर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें होते ही नहीं है। जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होता है। इसी बात को यहां पर मेंशन किया गया है, जस्ट कंडक्टर के अपोजिट तरीके से आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे दीज आर द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ फिजिकल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। इसको मैंने पहले भी बताया कि कंडक्टर के जस्ट अपोजिट में ही आपको पढ़ना है, जैसे डायमंड हो गया, ग्लास हो गया, वुड हो गया, माइका हो गया, वैक्स हो गया, डिस्टिल वाटर हो गया, इवोनाइड हो गया, एक्सेट्रा। ओके, देन आपके पास इन केस ऑफ इंसुलेटर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर सेल ऑफ द एटम आर टाइटली बाउंड। मैंने कहा कि कंडक्टर के केस में लूजली बाउंड होता है और यहां पर क्या होता है, टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। हैंस इन केस ऑफ इंसुलेटर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वहां के केस में क्या हुआ था, इन द केस ऑफ कंडक्टर देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट इसके केस में क्या है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन द इंसुलेटर आर इन इंसुलेटर आर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, द चार्ज इन इंसुलेटर आर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। ये कहा गया है कि जो चार्ज होते हैं इंसुलेटर में वो बाउंड होता है, जब फ्री नहीं होंगे तो वो बाउंडेड होते हैं। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये देखें अब फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चूंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का ये पुअर कंडक्टर होता है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। और लास्ट आपका जो टॉपिक है वो डाई इलेक्ट्रिक को समझना है। डाई इलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, तो डाई इलेक्ट्रिक एक प्रकार का आपका इंसुलेटर ही है, इंसुलेटर ही है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने के बाद इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं डेवलप होंगे, केवल इसमें क्या होंगे, पोलराइजेशन होगा, केवल इसमें पोलराइजेशन होगा। इनको रखने के बाद अगर इसमें पोलराइजेशन सिर्फ होते हैं तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे सब्सटेंस को हम डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, और ये हमारे पास कोई इंसुलेटर है, ओके। तो इस इंसुलेटर को जब हम रखेंगे, ये इसके एटम्स होंगे, एटम में ये न्यूक्लियस होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब हम इसको रखेंगे तो फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, कुछ ऐसे होगा। जो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट होगा वो इधर आ जाएगा और जो पॉजिटिव पार्ट होगा इधर हो जाएगा। तो ऐसे चीज को हम लोग क्या कहेंगे, ये चीज हमारे पास पोलराइजेशन हो गया। तो पोलराइज हो गया तो पोलराइजेशन का केस आ जाएगा। दैट मीन्स जो एटम होंगे, एटम गेट पोलराइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास हो गया डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस किसे कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इज एन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर दैट कैन बी पोलराइज्ड बाय एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड in an external electric field, then electric charge slightly shift from their equilibrium position. ओके, सिर्फ इसमें पोलराइजेशन होता है और इतना याद रखना है कि इसके अंदर सिर्फ पोलराइजेशन होता है, आयोनाइजेशन नहीं होगा। इसमें से पॉजिटिव और निगेटिव जो चार्जेज हैं किसी एटम को वो एक दूसरे से स्प्लिट नहीं करेंगे, सिर्फ गेट पोलराइजेशन, स्लाइटली गेट पोलराइजेशन ही होगा इसमें।
ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट।